Hello, dear class 8 learners. Welcome back to your own YouTube channel Mission 2. So as you all know that class 8 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो हम लोग आज क्वेश्चन पेपर को करेंगे, यानी जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको करेंगे। इसको करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसको अगर कर लेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन जो रिलीज किया जाता है उसी के हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा, एकदम इसी तरीके से रहेगा। तो आपको क्या करना है, बस इस पैटर्न को अच्छे से देखना। हम वीडियो में अभी पूरे अच्छे से समझाएंगे और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको भी देखना है, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन रहेगा। अगर आप स्टोरी पढ़े हुए हैं तो बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, एंड जस्ट यू हैव टू सिट एंड फोकस करके बैठिएगा, ठीक है। अच्छे से आपको बस सुनना है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो पैसेज होगा और हमारा फुल मार्क्स कितना है, 50 नंबर का। 50 नंबर का पहला क्वेश्चन पैसेज है और इससे हमारा 10 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आप आराम से 10 नंबर ला सकते हैं अगर पैसेज को अच्छे से पढ़े हैं तो देखिए कैसे पढ़ना है पैसेज, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, इन द हार्ट ऑफ ए बसलिंग सिटी, बसलिंग का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह। तो बोल रहा है इन द हार्ट ऑफ ए बसलिंग सिटी देयर एग्जिस्टेड अ स्मॉल नेग्लेक्टेड पार्क। बोल रहा है कि जो बसलिंग सिटी है, बहुत शोर शराबा वाला जो सिटी है, उसके हृदय में देयर एग्जिस्टेड स्मॉल, अब हृदय में मतलब कि जो बसलिंग सिटी है उसी में एक स्मॉल नेग्लेक्टेड पार्क है। मतलब एक ऐसा पार्क है जो बहुत छोटा है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट हैड लॉन्ग बीन फॉरगॉटन बाई इट्स रेसिडेंट, और ये जो पार्क है वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा भुला दिया गया, मतलब उस पार्क को कोई पूछता नहीं है ज़्यादा। वंस अ वाइब्रेंट स्पेस फिल्ड विथ लाफ्टर एंड द साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। एक बार मतलब जो पहले था ये स्पेस एक ऐसा था जो भरा हुआ रहता था लाफ्टर से, वाइब्रेंट लाफ्टर से, एंड द साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, और जो बच्चे खेलते थे उसके साउंड से ये पार्क जो हमेशा भरा रहता था। लेकिन अब क्या हो गया उसके बारे में देखते हैं। इट हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शैडो ऑफ इट्स फॉर्मल सेल्फ। शैडो ऑफ इट्स फॉर्मल सेल्फ का मतलब होता है कि ये बदल गया है एकदम ऐसे रूप में जो पहले नहीं था, मतलब कि इसका रूप एकदम बिगड़ सा गया है, अच्छा नहीं है, अब इस पे लोग नहीं जाते हैं, मतलब टूट टाट गया है, ऐसे समझ सकते हैं। विट्स ग्रीव रैम्पेट, जो घास है वो बहुत बढ़ गया है। एंड द प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। रस्टेड एंड ब्रोकन का मतलब होता है जंग लग गया है, टूट गया है, तो टूट फूट गया। जो प्लेग्राउंड का इक्विपमेंट है, जो भी झूला वगैरह होगा, जो भी फिसलने वाला होगा, वो सब टूट फूट गया। डिस्पाइट इट्स डेटेड स्टेट, इसका इतना जर्जर होने के बावजूद, जर्जर अवस्था होने के बावजूद, द पार्क स्टिल हेल्ड एन अनडिनाइबल चार्म। बोल रहा है कि द पार्क स्टिल हेल्ड एन अनडिनाइबल चार्म, मतलब कि इतना टूटा फूटा जर्जर अवस्था होने के बाद भी पार्क में अभी भी एक अलग सा चार्म है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। अनडिनाइबल चार्म है, मतलब चमक है अभी भी। टॉल ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, और जो लंबे लंबे पेड़ है वो छाया प्रोवाइड करते, छाया देते। एंड वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और जो जंगली फूल है इधर उधर खिले हुए, तो इससे पार्क अच्छा दिखता है। एडिंग प्लेसेस ऑफ कलर, और जो कलर है फूल का वो इधर उधर छीटा जैसा दिखता है तो अच्छा दिखता है। टू द अदरवाइज डेयरी सराउंडिंग, जो सूखा हुआ सराउंडिंग है, जो खराब सा सराउंडिंग है, वहाँ पे जो वाइल्ड फ्लावर्स है, जो जंगली फूल है, वो इधर उधर खिले हुए हैं, लंबे पौधे छाया प्रदान कर रहे हैं, तो इससे सराउंडिंग अच्छा बन जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ इंथुजियास्टिक वॉलेंटियर्स डिसाइडेड टू रिवाइव द पार्क। अब एक दिन क्या होता है, एक वॉलेंटियर्स का ग्रुप क्या डिसाइड करता है, पार्क को रिवाइव करने का। रिवाइव करने का मतलब जैसा पहले था, मतलब जैसा लोग वहाँ पे घूमने जाते थे, जब सब कुछ टूटा फूटा नहीं था, सब कुछ ठीक था, उस तरह का अब इन लोग फिर से बनाने का कोशिश करेंगे। आर्म्ड विथ गार्डनिंग टूल्स, इन लोग अपने हाथ में क्या लेके आए, गार्डनिंग टूल्स, जो गार्डनिंग का टूल्स होता है। पेंट ब्रश भी लेके आए ताकि कलर करेंगे। एंड एन अनवेवरिंग स्पिरिट, और इनके अंदर स्पिरिट है कि हाँ हम लोग को करना है, मतलब फिर से रिवाइव करना है, फिर से पार्क को अच्छा बनाना है। दे अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बहुत सुबह पहुंच गए वहाँ। देयर लाफ्टर इकोड थ्रू द एम्प्टी स्पेस एज दे वर्क टायरलेसली, अब उन लोग का हंसी मजाक से जो काम कर रहे थे और बिना थके हुए काम कर रहे थे, तो इससे वहाँ वो जगह पूरा जो है मतलब शोर शराबा से भर गया। जैसे कि उन लोग का लाफ्टर से, शोर शराबा नहीं बोल सकते, उन लोग का आवाज़ से वो जगह जो खाली था वो अब भरा हुआ लग रहा था। टू क्लियर अवे द वीड्स एंड रिपेयर द प्ले ग्राउंड, अब उन लोग टायरलेसली क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं वीड्स को, घास को, और प्ले ग्राउंड को रिपेयर कर रहे हैं।
एज द डेज टर्न इनटू वीक्स, जैसा कि दिन बदल गया सप्ताह में, द पार्क बिगेन टू ट्रांसफॉर्म, और जो पार्क था वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। चिल्ड्रन रिटर्न टू प्ले, जो बच्चे थे वो फिर से वहाँ खेलने वापस आ गए। फैमिलीज गैदर्ड फॉर पिकनिक्स, और फैमिली जो है पिकनिक्स के लिए गैदर हो गए। एंड द एयर वॉज फिल्ड विद जॉय वंस मोर, और जो हवा जो है फिर से जॉय से भर गया था। द वॉलंटियर्स नॉट ओनली रिस्टोर्ड द पार्क बट ऑल्सो रिकिंडल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द रेसिडेंट, जो वो वॉलंटियर्स थे जो रिवाइव करने पार्क को आए थे, वो केवल पार्क को रिस्टोर नहीं किए बट ऑल्सो रिकिंडल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द रेसिडेंट, और जो वहाँ रेसिडेंट थे उन लोग के बीच भी इन लोग रिकिंडल मतलब कि जॉय ये सब फिर से वापस ला दिए। कैसे? क्योंकि अब इन लोग वहाँ पे घूमने जाने लगे। जब आप लोग घूमने जाते हैं सेम ही जगह पे तो फिर बातचीत होने लगा, तो इस तरह से दोस्ती बढ़ने लगा, तो फिर से उन लोग के बीच कनेक्शन बढ़ने लगा। They realize that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back to a place that once thrived. They realize that sometimes, उन्होंने रियलाइज किया कि कभी कभी क्या होता है, all it takes is, ये क्या लेता है, मतलब किसी चीज़ को रिवाइव करने में क्या लेता है, थोड़ा सा एफर्ट, a little effort and determination to bring life back to a place that once thrived. अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा उसको अच्छे से समझना है, आपको बस इसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलंटियर्स अराइव्ड। इन्फर्ड का मतलब होता है पार्क को कैसे देखा जा रहा है, मतलब कि वॉलंटियर्स के पहुंचने से पहले पार्क क्या सूचित कर रहा था, क्या इन्फर कर रहा था। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्क, पार्क के बारे में क्या बोला जा सकता है वॉलंटियर के पहुंचने से पहले। तो पार्क कैसा था, इट वॉज वेल मेंटेन्ड एंड पॉपुलर, वेल मेंटेन्ड और पॉपुलर था। इट वॉज कम्प्लीटली अबेंडेंट, इसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया था, अब उस पार्क में कोई नहीं जाता था, सब टूटा फूटा हुआ था। इट वॉज यूज्ड फॉर कम्युनिटी इवेंट्स रेगुलरली, क्या इसको कम्युनिटी इवेंट्स के लिए रेगुलरली यूज किया जाता था। इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हैड सम ब्यूटी, ये अपना ये खो दिया था अपना चार्म, लेकिन इसके पास अभी भी थोड़ा बहुत ब्यूटी था। जैसे कि पेड़ जो लंबे लंबे पेड़ पौधे थे वो छाया दे रहे थे, जो जंगली फूल थे वो इधर उधर खिल रहे थे, तो इससे अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इट वॉज वेल मेंटेन एंड पॉपुलर, वेल मेंटेन तो नहीं था, टूटा हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटली अबेंडेंट, कम्प्लीटली अबेंडेंट क्यों नहीं था, क्योंकि अभी भी वहाँ पे पेड़ पौधा था और उस पार्क में अभी भी चार्म था, तो यहाँ पे कम्प्लीटली अबेंडेंट नहीं हो जाए। इट वॉज यूज फॉर कम्युनिटी इवेंट्स, कम्युनिटी इवेंट्स के लिए तो यूज किया नहीं जाता था, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क, पार्क का इनिशियल कंडीशन कैसा था उसको इसमें से कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है। तो कैसा था, वाइब्रेंट था, वाइब्रेंट मतलब कि सब चीज़ ठीक ठाक था, तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। नेग्लेक्टेड था, नेग्लेक्ट लोग नेग्लेक्ट कर दिए थे। इनवाइटिंग था, मतलब ऐसा था कि लोग आकर्षित हो जाते थे, वहाँ चले जाते थे। इंचैंटिंग था, इंचैंटिंग का मतलब भी वही होता कि आकर्षक था, तो ये सब नहीं था, लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे स्टार्टिंग में, तो नेग्लेक्टेड, बी आंसर हो जाएगा हमारा। 3 है व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटियर्स टू रीस्टोर द पार्क। अब वॉलंटियर्स को क्या कहाँ से मोटिवेशन आया, क्या मोटिवेट किया कि चलो पार्क को फिर से रीस्टोर करते हैं। तो डिजायर फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन, कि उन लोग को अपना पर्सनल पहचान चाहिए था, बिल्कुल नहीं, उन लोग अपना पर्सनल पहचान के लिए नहीं गए थे उसको बनाने। अ विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, उन लोग को ऐसा विश था, इच्छा था कि कम्युनिटी को सुधारा जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। प्रेशर फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटी से भी कोई प्रेशर नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है अ कंपटीशन अमंग फ्रेंड्स, कंपटीशन अमंग फ्रेंड्स भी नहीं था। देखिए कंपटीशन अमंग फ्रेंड्स भी नहीं था, प्रेशर भी नहीं था लोकल अथॉरिटी का, डिजायर भी नहीं था पर्सनल रिकॉग्निशन। वो क्या चाहते थे कि कम्युनिटी को थोड़ा इम्प्रूव करे, जैसे कि पार्क रिवाइव हो गया था तो फिर से कम्युनिटी के लोग जाने लगे थे, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे, तो ये विश था, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर, व्हाट डज रिकिंडल्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी स्पिरिट। बोल रहा है कि जो रिकिंडल, व्हाट डज रिकिंडल्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ में जो वर्ड है रिकिंडल्ड सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी स्पिरिट, तो कम्युनिटी स्पिरिट के बारे में क्या सजेस्ट करता है। रिकिंडल्ड का मतलब होता है फिर से वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब फिर से वो प्यार का भाव एक दूसरे में आ गया था। तो ये यहाँ पे देखिए इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब खोने का सेंस दे रहा, नहीं। इट वॉज टेम्पररीली स्ट्रॉन्ग, ये टेम्पररी स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल नहीं। इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिश्ड, इट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। देखिए जो रिकिंडल का मतलब होता है ना, इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिश्ड, ये आंसर हो जाएगा कि मतलब पहले ख़त्म हो गया था और फिर से वो रिवाइव हो गया, तो उसको हम लोग मतलब फिर से वो अच्छे अवस्था में आ गए। जैसे कि आप लोग 2 दोस्त हैं, आप लोग दोनों दोस्त के बीच दोस्ती खत्म हो गई, उसके बाद फिर से किसी के थ्रू आप लोग अच्छे दोस्त बन गए, तो उसको रिकिंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिश्ड, तो आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इंडिकेट्स दैट द वॉलंटियर्स वर कमिटेड टू देयर टास्क। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइन दिया हुआ है, अभी इस लाइन को पढ़ के आपको समझना है कि इसमें से जो होगा आपका सुटेबल वो क्या बता रहा होगा, मतलब कि वॉलंटियर्स कमिटेड थे अपने काम को करने के लिए। यहाँ इस चारों सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि वॉलंटियर्स जो थे कमिटेड थे अपने काम को करने के लिए। तो देखिए एक वर्ड एक सेंटेंस है आर्म्ड विद गार्डनिंग टूल्स, वे लोग गार्डनिंग टूल्स के साथ आए थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वे लोग कमिटेड थे अपने काम के लिए या नहीं, तो इसको आपको समझना है। देखिए आपको चारों सेंटेंस ऐसा लग सकता है, लेकिन फिर भी जो सबसे सुटेबल आंसर हो उसको आपको चूज करना, ठीक है। देयर लाफ्टर इकोड, उन लोग का हंसी मजाक वहाँ पे इको गूंजने लगा था। वर्कड टायरलेसली, वे टायरलेसली काम किए। देयर द एयर वॉज फिल्ड विद जॉय, अब वहाँ का जो हवा था वो जॉय से भर गया था। तो यहाँ पे देखिए वे टायरलेसली काम किए मतलब बिना थके हुए काम किए, तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना कमिटेड थे। आप किसी काम को कब टायरलेसली करते हैं, कब बिना थके हुए करते हैं, जब आपको मज़ा आता है। जैसे आपको क्रिकेट खेलना मज़ा आता है तो आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो बिना थके हुए वे लोग वहाँ काम कर रहे थे, इसका मतलब वे लोग कमिटेड थे उस काम को करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए वो लोग टूल्स के साथ आए थे ये तो ठीक था, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि वो लोग कमिटेड थे। यहाँ पे सबसे अच्छा सेंटेंस सी होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। वट ग्रामेटिकल एरर इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। अब बोल रहा है कि देखिए ये जो सेंटेंस है ये पैराग्राफ से ही लिया गया। पैराग्राफ में वहाँ पे जब उन लोग आए थे उस टाइम में, मतलब फर्स्ट पैरा में आपको मिल जाएगा ये वाला, आप फिर से पढ़िएगा तो वहाँ पे ये वाला लाइन लिखा हुआ है। तो आपको इसको पढ़ के क्या लग रहा है कहाँ पे गलती है? आपको सेम लाइन दिख रहा है कि कुछ अटर पटर दिख रहा है, मतलब कि कुछ ग्रामर मिस्टेक है कि एकदम हू बहू सेम दिख रहा है? अगर सेम दिख रहा है तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि देखिए द प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट ये सब वहाँ पे सेम था, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आपका नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इमेजरी का एग्जाम्पल क्या है, मतलब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से इमेजरी का एग्जाम्पल क्या है। तो इमेजरी जानते हैं क्या होता है? राइटर ऐसे वर्ड का यूज करेगा जिससे आपको फील होगा, जैसे कि किसी चीज़ को टच करने का फील होगा, किसी को देखने का फील होगा, आप फील कर पाएंगे। किसी चीज़ को सुनने का फील होगा, अगर गाना के बारे में बात कर रहा है तो आप गाना सुनने का फील कर रहे हैं, तो ये सब इमेजरी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे आपको इमेजरी वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए वीड्स ग्रीव रैम्पेंट, जो घास थे वो बड़े बड़े हो गए थे। फैमिलीज गैदर्ड फॉर पिकनिक, फैमिली पिकनिक के लिए गैदर्ड हुए। द पार्क बिगेन टू ट्रांसफॉर्म, पार्क जो है ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। टॉल ट्रीज प्रोवाइड शेड, वो टॉल ट्रीज जो लंबे लंबे पेड़ थे वो शेड प्रोवाइड कर रहे थे, छाया प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप इसको फील करने लगते हैं कि हाँ सही में ऐसे छाया प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये चीज़ हमारा इमेजरी हो जाएगा कि आपको किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप उसको इमेजिन करने लगते हैं। जिस चीज़ को आप इमेजिन कर पा रहे हो वो आपका इमेजरी हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है व्हाट डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज। हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज। जो लोकल फैमिली थे उन लोगों को पार्क कैसे अफेक्ट किया, मतलब पार्क का ट्रांसफॉर्मेशन, पार्क को फिर से जो नया बना दिया गया तो उससे लोकल फैमिली कैसे अफेक्ट हुआ, उन लोग पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दे बिकेम मोर आइसोलेटेड, क्या फिर वो बहुत अलग अलग रहने लगे थे पार्क के नया बनने से? बिल्कुल नहीं, वो लोग तो फिर से घूमने जाने लगे थे, सब साथ हो गए थे। दे स्टार्टेड अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज, वे बाहर के काम करना पसंद नहीं करने लगे थे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दे बिगेन टू एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन, ये क्या था कि फिर से वो कम्युनिटी एक्टिविटीज में घुलने मिलने लगे थे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। दे मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया, वो एरिया से बाहर चले गए थे? बिल्कुल नहीं। व्हाट डज डिलापिडेटेड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। अब देखिए डिलापिडेटेड का मतलब होता है कि जर्जर अवस्था में हो जाना, टूट फूट जाना। न्यूली बिल्ट तो होगा नहीं, मतलब नया नया बना हुआ होगा नहीं। इन गुड कंडीशन भी नहीं होगा। फॉलिंग अपार्ट और इन डिस रिपेयर, ऐसा कि मतलब इधर उधर टूट गया और उसको रिपेयर करना मुश्किल है। तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि कलर तो किया हुआ नहीं था, बाद में लोग कलर किया, ठीक है। और डिलापिडेटेड का मतलब ही होता है कि जर्जर अवस्था में। तो जर्जर का मतलब क्या? फॉलिंग अपार्ट, इधर उधर गिरा हुआ, टूटा फूटा है। फिर डिस रिपेयर मतलब रिपेयर नहीं किया गया है। तो ये चीज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। अब यहाँ में से मेन आइडिया पैसेज का कौन सा सेंटेंस समराइज कर रहा है, कौन सा सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि जो पैसेज है उसका मेन आइडिया निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस प्ले, चिल्ड्रन के लिए
खेलने के लिए तो पार्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पार्क वहाँ पैसेज में किस चीज़ के बारे बोल रहा है? कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड revive spirits. Volunteers are always needed in cities. Nature can thrive without human intervention. देखिए, नेचर तो फिर से ग्रो हो सकता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका मैसेज नहीं था। मैसेज वॉलंटियर्स आर ऑलवेज नीडेड इन सिटीज़ में वॉलंटियर्स का ज़रूरत होता है हमेशा, ये भी मैसेज नहीं था। मैसेज क्या था कि कम्युनिटी एफर्ट्स से किसी भी नेग्लेक्टेड स्पेस को रिवाइव किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। देखिए वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स गए थे, कम्युनिटी एफर्ट्स था, मतलब कम्युनिटी का एफर्ट्स था, तभी वो रिस्टोर हो पाए, एक इंसान से तो हो नहीं पाता। तो मैसेज क्या था कि किसी भी काम को करना हो या किसी चीज़ को भी अच्छा करना हो या कोई भी डिसीजन लेना तो कम्युनिटी एफर्ट्स रिस्टोर कर देता नेग्लेक्टेड स्पेस को। जैसे कि कोई भी गंदा एरिया हो तो अकेले आप साफ नहीं कर सकते, वहाँ पे कम्युनिटी एफर्ट्स चाहिए ही होता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन है, आपको पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के यहाँ में से चूज करना है, चारों ऑप्शन में से चूज करना, जो सही होगा आपको बस चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बोल रहा है कि यहाँ में से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है, सही है, मतलब कि यहाँ पे 3 ठो गलत होगा और 1 सही होगा। तो आपको चूज करना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा। तो देखिए, द टीचर अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। आप लोग का ग्रामर का क्वेश्चन देख रहे कितना, मतलब ये लेवल आप लोग नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या मेन चीज़ है जानते हैं, अलॉन्ग विद। जब कोई भी सेंटेंस, मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है अगर अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ हो तो वो उसके बाद जो वर्ब आता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे देखिए यहाँ द टीचर पहला सब्जेक्ट है और हर स्टूडेंट्स दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब 2 सब्जेक्ट अलॉन्ग विद के साथ जुड़ा रहता है ना, तो जो वर्ब आता है वो हमारा पीछे वाला सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पहला सब्जेक्ट हमारे क्या, द टीचर, तो यहाँ पे द टीचर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर क्या हो जाता है, वॉज, लेकिन यहाँ पे वर का यूज किया गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखिए यहाँ जहाँ जब भी ईच आ जाता है तो ईच आ गया अगर सेंटेंस में तो आपका हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, नीदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। जब देखिए जब 2 सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे द कैट एक सब्जेक्ट है और द डॉग्स एक सब्जेक्ट है, जब 2 सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर से जोड़ा जाता है तो नीदर नॉर के बाद जो वर्ब आता है, मतलब जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। मतलब कि आपको ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो नीदर है और नॉर है, तो इसके नज़दीक, नॉर के नज़दीक जो सब्जेक्ट रहता है उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। तो यहाँ पे वर्ब के यहाँ पे आर है, आर क्यों आया, डॉग्स के अकॉर्डिंग। द कैट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रूल है कि नीदर नॉर से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तो सामने वाला वर्ब के जो सबसे नज़दीक होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ तो खत्म हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद मेरा मेन वर्ब है प्लेइंग, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब के जो नज़दीक है, तो नज़दीक कौन है, डॉग, तो डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो क्या हो जाएगा, डॉग से यहाँ पे तो आर हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा हार्ड है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो क्योंकि स्कूल में ये सब पढ़ना होता है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मे भी थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन है ऐसा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये सही है। एवरीवन के साथ भी यहाँ पे है जाना चाहिए, क्योंकि एवरीवन, ईच, ये सब रहता है तो सिंगुलर वर्ब आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टॉपिक इन अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। अब देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉपिक, जो टॉपिक का क्या पर्पस होता है इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे कुछ दिया और कुछ लिखा हुआ और भी ऊपर में एक टॉपिक दिया रहता है, तो उस टॉपिक का क्या मतलब होता है, उस टॉपिक का मतलब होता है कि पैराग्राफ में जिस विषय के बारे में दिया गया उसका यहाँ पे देना। जैसे भ्रष्टाचार के बारे, तो हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार लिखेंगे। महिला अत्याचार के बारे है तो महिला अत्याचार लिखेंगे। टॉपिक से क्या पता चलता है कि पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखिए उससे क्या पता चलता है, टॉपिक से मेन आइडिया, कि पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन, कंक्लूजन प्रोवाइड करता है टॉपिक नहीं, टॉपिक से कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड होता है। टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इंट्रोड्यूस करता है मेन आइडिया को, पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली। अब जब भी आपको सिमिली का एग्जाम्पल पूछेगा ना तो आपको देखना लाइक का यूज क्या रहता है सिमिली में। जैसे कि द विंड हॉल्ड लाइक अ वुल्फ, विंड ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उल्फ के जैसा। उल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। अब हवा तो ऐसे नहीं चिल्लाएगा, भेड़िया के जैसा तो चिल्लाएगा नहीं। तो जब कंपेयर किया जाता है एक निर्जीव को एक सजीव के साथ और उसमें भी आपको लाइक दिखेगा, लाइक का यूज करके जब कंपेयर किया जाता है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे वो सिमिली है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ए जो है यहाँ पे सिमिली का एग्जाम्पल दिखाया गया है। नेक्स्ट द विंड हॉल्ड फायरसली, ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें लाइक का कंपैरिजन नहीं किया गया किसी भी चीज़ से, बस बता रहा है कि हाँ विंड जो है बहुत तेज़ से चीख रही थी, इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ से बह रहा था। द विंड वॉज अ फायर्स बिस्ट, विंड जो है एकदम जंगली जानवर के जैसा पूरा फायर्स था, गुस्से में था। द विंड हॉल्ड ऑल नाइट लॉन्ग, विंड जो है पूरे रात चीखा। तो यहाँ पे कभी कंपेयर ही नहीं किया गया, बता रहा है कि वो ऐसा किया लेकिन कंपेयर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे विंड को उल्फ से कंपेयर किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग। बोल रहा है कि जब आप लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे कि हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं, तो लास्ट में आप लोग क्लोज कैसे करते हैं? योर्स ट्रूली लिखते हैं कि बेस्ट विशेस की सी यू सून की चीयर्स, क्या लिखते हैं? चीयर्स तो लिखते नहीं हैं। सी यू सून मतलब कि जल्दी मिलेंगे, ये कब बोलते हैं? जब किसी से अलग हो रहे। बेस्ट विशेस कब देते हैं? एग्जाम वगैरह में। तो हम लोग जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो क्लोजिंग में क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। मतलब जैसे दो आइडिया है तो उसके बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि कोई तेज है लेकिन पास नहीं हो पाया, जैसे हम बोलेंगे कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय हाउएवर ही कुड नॉट पास, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाया। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम लोग हाउएवर का यूज करते हैं, सिमिलरली का यूज नहीं करते हैं, फर्दर मोर का भी नहीं यूज करते हैं, इन एडिशन का भी नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। अब आप 8 क्लास के बच्चे हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक्टिव पैसिव आना चाहिए। अब देखिए एक्टिव पैसिव को पहचानने का नियम हम आपको बता रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब रह सकता है, इज एम आर रहे या फिर वॉज वर रहे या हैव हैज रहे। इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको देखना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको अगर छांटना हो तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में देखिए जो हमारा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद भी3 रहेगा। लेकिन अगर देखिए कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे द बुक वॉज रेड बाई मारिया। ओके, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आपको बाई नहीं लगा रहेगा, जैसे कि द बुक वॉज रेड बाई मारिया, तो ये पैसिव में है। बाई लगा रहता मतलब पैसिव में है, तो ये पैसिव में, तो ये नहीं होगा। द केक वॉज बेक्ड बाई माई मदर, केक बेक किया गया मेरी मदर के द्वारा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। मारिया रीड्स द बुक, देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें बाई नहीं लगा रहता, तो इसमें बाई किसमें नहीं है? सी में, तो आंसर हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई, ये वाला वर्ड मतलब ये वाला वर्ड में अंडरलाइन किया हुआ होगा, तो उसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसमें से पहचानना कि ये क्या है, मतलब नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, इसको पहचानना है। तो देखिए आप लोग तो नाउन और प्रोनाउन जानते हैं कि कोई भी नाम नाउन होता है, जैसे राम, श्याम, ये सब कोई भी नाम जो है नाउन है। अब ये सब को रिप्लेस जो करता है वो प्रोनाउन है, जैसे कि ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन हो गया। अब बचा भर्ब, तो भर्ब क्या होता है? खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब भर्ब। और जो भर्ब का विशेषता बताता है वो होता है हमारा एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होगा। जैसे कि राम एंड श्याम इज राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, राम और श्याम तेज है, तो राम और श्याम की विशेषता बताई गई, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब का विशेषता बता जा रहा है, रेन, रन का V2 होता है रेन, तो सी क्विकली रेन टू कैच द बस, वो बस को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी।
शीघ्र ही दौड़ी, तेजी से दौड़ी, जैसे भी आप इसको समझे। तो क्विकली यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाउन तो होगा नहीं, ऐसे भी कोई ये नाम नहीं है, और हम आपको बताएं कि जब कोई नाम रहेगा उसको समझना नाउन। नाउन होगा नहीं, वर्ब भी नहीं है, क्योंकि दौड़ना, खेलना, कूदना ये सब वर्ब होता है। एडजेक्टिव भी नहीं है, तो बचा क्या, एडवर्ब। तो आप किसी भी तरीके से इसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए टेंस से आपका क्वेश्चन आया, वॉइस से आया, तो ये सब पढ़ना कितना जरूरी है। आप अगर 8 तक नहीं पढ़े हैं तो 9 10th में भी ये सब आता है। हम 9 10th का क्वेश्चन कराएं, आप लोग पढ़ लीजिएगा 9 10th में, नहीं तो 10th बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का पहचानने का नियम है सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऐसा जहाँ पे होगा, इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहा होगा, जैसे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ, यहाँ तो इज है तो ये होगा नहीं, विल है ये भी नहीं होगा, यहाँ हैज है ये भी नहीं होगा, हैड इसमें है, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, द बुक दैट यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग। बोला व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। यहाँ पे किस टाइप का क्लाउज को अंडरलाइन किया गया, यहाँ तो अंडरलाइन ही नहीं किया गया है, तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए द बुक दैट यू लेंट मी, द बुक दैट यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग, द बुक वॉज फैसिनेटिंग, ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट। एंड दैट यू लेंट मी, अगर ये वाला अंडरलाइन किया होगा दैट यू लेंट मी, तो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज। आपका मेन एग्जाम का पेपर में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, ऐसा मिस्टेक होगा तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, यही वाला अंडरलाइन किया होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ और यहाँ तक अंडरलाइन किया नहीं होगा, तो आपका डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। दैट यू लेंट मी, ये अगर अंडरलाइन किया होगा तो डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है ना यूज ऑफ टू, मतलब जहाँ पे आपको टू का यूज दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे टू का यूज कहाँ पे किया गया है, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, इसमें नहीं है। यहाँ फोर का यूज है, यहाँ भी नहीं है। तो ये सिंपल चीज़ है, आपको पहचाने का नियम बता रहे। खैर इसको पढ़ना तो बहुत डिटेल में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बस देखना है कि टू का यूज कहाँ पे करना है। तो सी लव्स टू डांस, तो ये इन्फिनेटिव का यूज यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज वुड बी करेक्ट। बोल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन आपको पढ़ना था, वो भी आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको मे भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और 10th में भी ये सब है, तो आप लोग अब 8 के बाद पढ़िएगा टेंस, वॉइस और नरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से जो चेंज किया गया है, इधर देखिए डायरेक्ट स्पीच में है और इधर इनडायरेक्ट बनाया गया है। बोल रहा है इसमें से कौन वाला सही है। तो देखिए आई एम गोइंग, ही सेड, वह बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो जब ऐसा रहता है ना, मतलब ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर पास्ट में है तो इधर वाला टेंस में चेंज होता है। मतलब यहाँ इज एम आर है तो वॉज और हो जाएगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाता है। तो ही सेड, उसके बाद दैट ही वॉज गोइंग। ही जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ जो आई है वो ही के अकॉर्डिंग बदला तो ही हो गया, तो ये सही है। नेक्स्ट है सी विल कम, ही सेड। अब देखिए यहाँ भी सेड है, ये पास्ट में है तो इधर भी बदलेगा टेंस। यहाँ पे विल है फ्यूचर में, तो ये पास्ट में हो जाएगा, पास्ट फ्यूचर हो जाएगा, तो सी वुड कम हो जाएगा, सी वुड कम, तो ये भी सही है। दे आर प्लेइंग, सी सेड, यहाँ पे देखिए यहाँ भी पास्ट में है तो यहाँ भी वॉज हो जाएगा, तो सी सेड दे वर प्लेइंग। यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है दे सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे वर हुआ, अगर ही रहता तो वॉज हो जाता, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सब सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंजंक्शन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ में से कौन सा सेंटेंस कंजंक्शन का यूज सही से किया है, तो देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। सी लाइक्स टी, सी डजंट लाइक कॉफी। ही इज टॉल एंड ही प्लेज बास्केटबॉल, नीदर जॉन और सारा अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ बट इट स्टार्टेड। आंसर हो देखिए सी लाइक्स टी, सी डजंट लाइक कॉफ़ी। यहाँ पे बट का यूज रहता ना, सी लाइक्स टी एंड सी डजंट लाइक कॉफ़ी, एंड का यूज रहता तब सही होता। ही इज़ टॉल बट ही प्लेज बास्केटबॉल, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए बट का यूज किया जाता है, जैसे कि तुम लंबा है लेकिन वो बास्केटबॉल खेलता है। ही इज़ टॉल एंड ही प्लेज बास्केटबॉल। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा,
ये बता रहे, देखिए जो हमारा लास्ट वाला है, नीदर जॉन और सारा अटेंडेड द मीटिंग, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है कंजंक्शन, तो ये तो गलत हो गया। ही इज टॉल एंड ही प्लेज बास्केटबॉल, देखिए वो लंबा है और वो बास्केटबॉल खेलता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो लंबा है इसीलिए वो बास्केटबॉल खेलता है, क्योंकि लंबा लोग बास्केटबॉल के लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पे एंड सूटेबल नहीं है, सूटेबल करने के लिए यहाँ पे सो आपका लग जाएगा। रीजन, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड सेंटेंस है, कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्शन बनना चाहिए, कनेक्शन यहाँ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सो का यूज होगा। सी लाइक्स टी, सी डजंट लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए बट यहाँ पे यूज होता तब सही होता, तो ये तीनों तो गलत हो गया, तो बचा क्या आंसर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस इफ आई। अब देखिए अगर ऐसा वाला सेंटेंस हो, इफ वाला इधर वुड हो, मतलब इफ हो इधर सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब भरना हो, तो क्या भराएगा, अगर इधर वुड का हो तो यहाँ पे देखिए आई रहते हुए भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब भराएगा। अब प्लूरल वर्ब में देखिए प्लूरल में भी पास्ट भराता है, जैसे एम और बी तो होगा नहीं, बचा वाज और वर, तो वाज क्या आपका सिंगुलर वर्ब है, तो बचे वर होगा। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम होता तो मैं स्टडी हार्ड करता, मतलब और भी ज़्यादा स्टडी करता। तो ऐसा मतलब इमेजिनेशन को बताने के लिए, अगर मैं तुम होता तो मैं और ज़्यादा पढ़ता, ऐसा इमेजिन कर रहा वो। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हमारा वर का यूज किया जाता है, तो आई के साथ भी हमारा वर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा 24, विच सेंटेंस करेक्टली यूज एज अ सेमी कॉलन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्टली सेमी कॉलन को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पहले। देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या है, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो आई कांट गो आउट टू नाइट, मतलब मेरा कल एग्ज़ाम है तो मैं आज बाहर नहीं जा सकता हूँ, आज रात बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, उसके बाद यहाँ कॉमा दे दिया, आई कांट गो आउट टू नाइट, तो ये बताना चाह रहा है कि मतलब मेरा एग्ज़ाम है तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलन लग गया, मतलब थोड़ा सा रुका, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो आई कांट गो आउट टू नाइट, तो ये सही लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग स्टोरी, जब भी कंजंक्शन का यूज किया जाता है तो फिर सेमी कॉलन ये सब नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग, यहाँ पे भी देखिए कंजंक्शन हाउएवर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी कॉलन नहीं आएगा। माई ब्रदर इज स्टडिंग ही वॉन्ट्स टू पास हिज एग्जाम, मेरा भाई पढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम पास करना चाहता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पास करना चाहता है इसीलिए वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सही जगह पे कॉलन का यूज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कॉलन यूज होता ही नहीं, यहाँ पे बिकॉज का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल द इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस का टाइप पढ़ना था, आप पहले नहीं पढ़े होंगे लेकिन हम अभी आपको बताने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, जैसे कि आई रीड, यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है आई और वर्ब भी एक है, आई एम रीडिंग। यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है आई, एम है वर्ब। आई हैव अ पर्स, आई हैव अ पर्स, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव हम आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है, तो ऐसा अगर सेंटेंस रहा तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बात रहा कंपाउंड सेंटेंस का, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिलेगा और दो सब्जेक्ट, जैसे कि आई हैव अ पर्स एंड सी हैज अ ड्रेस, अब मेरे पास एक पर्स है और उसके पास एक ड्रेस है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। अब इसको कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हम एंड से जोड़ते हैं, आई हैव अ पर्स एंड सी हैज अ ड्रेस, तो जब कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है कंपाउंड भी। अब छाटना आपको कैसे, कंपाउंड आप कैसे जानेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे जानेंगे, तो देखिए कंपाउंड में आपका 6-7 ही कंजंक्शन है उसी का यूज किया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में ये सातों को छोड़ के जो बच गया अगर वो सब कंजंक्शन का यूज हो रहा, मतलब कंजंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे कि हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, फैन बॉय, रुकिए यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं फैन, मतलब 7 आपका ऐसा कंजंक्शन है जिसका यूज हो रहा है और दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिल गया, मतलब कि आपका कंपाउंड सेंटेंस। फैन का मतलब होता है 4, अगर आपको कंजंक्शन में 4 दिखा, एंड दिखा, नॉर दिखा, बी से बट दिखा, ओ से और दिखा, वाई से येट दिखा और एस से सो, अगर ये सब दिख गया तो आपका कंपाउंड होगा। और इसके बाद अगर कोई
दूसरा आपका कंजंक्शन दिखा और 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑल्दो इट वाज रेनिंग, और देखिए कंजंक्शन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट के बीच में आए, मतलब कि 2 सेंटेंस के बीच में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जाता है कंजंक्शन के द्वारा, लेकिन वो पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि ये बारिश हो रहा था, हालांकि बारिश हो रहा था, वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, तो हम लोग फिर भी हाइकिंग के लिए चले गए, हाइकिंग जाने का डिसाइड किए। तो यहाँ पे देखिए फैन बॉयज का कुछ आ रहा है, एंड नोर बट ये सब तो नहीं है, तो ऑल्दो है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपको बस फैन बॉयज याद रखना है, वो याद रहा तो आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं हम बुक का क्वेश्चन आंसर करते हैं। रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। अगर आपका कहानी अच्छे से पढ़ाई हुआ होगा स्कूल में और आप पढ़े होंगे तो ये सब भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आपको कितना आता है। व्हाट वाज रैप्ड अराउंड अ पल्मायरा बीम ऑन द रूफ। पल्मायरा बीम मतलब जो छत में पल्मायरा बीम था उसमें क्या लटका हुआ था? कैट था, रैट था, स्नेक था, लियोपार्ड था, क्या था? तो सांप था। आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक। हु सेल्स स्वीट्स टॉफ़ी एटसेट्रा इज नोन एज। जो बेचता है स्वीट मिठाई और टॉफ़ी उसको क्या बोलते हैं? हलवाई बोलते हैं। जो मिठाई बेचने वाला का होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर बोलते हैं। लॉयर तो बोलते नहीं है, लॉयर का मतलब क्या होता है? जो वकील होता है उन लोग को बोलते हैं। फ्लोरिस्ट भी नहीं बोलते, ग्रोसर भी नहीं बोलते। कन्फेक्शनर, आपको ये वर्ड याद रखना है कि जो स्वीट्स और टॉफ़ीज बेचता है उसको कन्फेक्शनर बोलते हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइज जर्नी विद अ पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज। देखिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आप पर्पस बनाए, आप लोग जो 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त बनाए कि आज हमको गांव में जाना है, गांव में जागरूकता फैलाना है कि नशा नहीं करना। तो ये आपका एक पर्पस था और इसके लिए आप जर्नी, मतलब इस जर्नी के लिए आप ऑर्गेनाइज किए कुछ कि आपको जाना है वहाँ पे 2 रात रुकना है, तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किए, अपना पर्पस को भी ऑर्गेनाइज किए, मतलब सोचे, प्लान बनाए। तो ऐसा जब जर्नी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेडिशन, अभियान। हिंदी में इसको बोलते हैं अभियान। जैसे कि साक्षरता अभियान ऐसा कुछ चलता है तो आप लोग गांव में देखते होंगे, तो वो सब कैसे चलता है? पहले प्लान किया जाता है, पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है उस जर्नी को, तो इसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। आपको ये सब डायरेक्ट वर्ड याद रखना, आगे भी आपका काम आएगा जब इंग्लिश पढ़िएगा तो। नेक्स्ट है द वुड्स आर लवली। देखिए ये जो वो पोम था उसका है। द वुड्स आर लवली एंड डीप, डार्क एंड डीप। आंसर क्या था? डार्क। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो आंसर हो जाएगा डी। हु कॉट द स्नेक, जो काली वाला चैप्टर था उसमें सांप को कौन पकड़ा था? तो काली पकड़ा था ना, तो आंसर बी हो जाएगा। हु वॉज लैंस नायक हनुमन थापा कोपाड। हनम थापा कोपाड कौन था? कौन था? ये एक इंडियन सोल्जर था और जो क्या किया था, मतलब कि बहुत बर्फ का हिमस्खलन हो रहा था, मतलब बर्फ का पहाड़ गिर रहा था, वहाँ पे भी ये जिंदा बच गए थे। तो ये क्या हो जाएगा? अ सोल्जर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवेलेंच। एवेलेंच का मतलब होता है कि जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है वो सब जो टूट के गिरता है तो उसको बोलते हैं एवेलेंच, हिमस्खलन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, जैसे कि बोलते हैं मदर इज द मिनिएचर ऑफ गॉड, मतलब माँ भगवान का छोटा रूप है, ऐसा कहते हैं। तो मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट मतलब होता है लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, लंबा, छोटा, वो वाला छोटा नहीं। स्मॉल का मतलब रूप में छोटा, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। वाई डज द शेफर्ड वेयर द एबर्ट्स गाउन एंड कैप। जो वो शेफर्ड था, चरवाहा था, वो एबर्ट का गाउन क्यों पहन लिया था, मतलब जो मठाधीश था उसका गाउन क्यों पहन लिया था, टोपी? क्योंकि मठाधीश मर जाता अगर वो जाता राजा के पास, क्योंकि उसको क्वेश्चन आंसर आता नहीं था, तो वो जो शेफर्ड था वो पहन लिया एबर्ट का गाउन और वो चला गया था आंसर देने के लिए। तो वो क्यों पहना था? ताकि वो खुद को छिपा सके, वो थोड़ा थोड़ा दिखता था मठाधीश के जैसा ही, तो खुद को छिपाने के लिए पहना था ताकि वो एबर्ट के जैसा दिखे, तो टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज द एबर्ट। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड सेवन सुजुकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9। सेवन सुजुकी 9 के एज में, मतलब 9 साल की उम्र में क्या स्टार्ट की थी? तो क्या स्टार्ट की थी? द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए चिल्ड्रन का ऑर्गेनाइजेशन तैयार की थी। हरी रिकॉल्स द रेस्टोरेंट ऑफ हिज विलेज थूल एंड कंपेयर्स देम विद द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। जो हरी था वो अपने विलेज थूल का रेस्टोरेंट को और जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट था, मतलब ये तो एक रेस्टोरेंट का नाम था श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और जिसके गांव का रेस्टोरेंट था उसको कंपेयर करता है। व्हाट डज हरीज कंपैरिजन ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस टू द रेस्टोरेंट इन द
फूल रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, तो वो कंपेयर क्यों करता है, इससे उसका किस कैरेक्टर का रिवील होता है, मतलब उसका कौन से चरित्र का पता चलता है, वो कंपेयर करता है। तो कंपेयर करता है इसका मतलब कि वो दिख रहा है कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इतना बड़ा है फिर भी इतना बेकार से खाना दे रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब ये भी पुअर कंडीशन में है। तो क्या दिखा रहा था, मतलब ही इज क्रिटिकल ऑफ द पुअर कंडीशन, जो वो पुअर कंडीशन था रेस्टोरेंट का उसके बारे में क्रिटिकल हो रहा था, क्रिटिक मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहा था, तो इस चीज़ को दिखाता सी। नेक्स्ट है आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी, विल यू प्लीज़ लेट मी वर्क हियर। बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है खाने के लिए, फॉर दिस फूड यू आर, मतलब जो आप खाना दे रहे हैं उसको, मतलब उस खाने के लिए मुझे पास पैसा नहीं है। विल यू प्लीज़ लेट मी वर्क हियर, क्या आप मुझे यहाँ काम करने देंगे। वाई डिड हरी चूज़ टू वर्क एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में हरी क्यों काम करना चूज किया, इंस्टेड ऑफ सीकिंग अनदर जॉब, दूसरा काम ढूंढने के बजाय वो क्यों वहाँ काम करने लगा, क्योंकि वहाँ पे उसको रहने का भी खाने का भी मिल जा रहा था, तो इसीलिए। ही wanted to earn money for food and shelter, he had no other option available, he felt a connection with the owner, he was forced by circumstance के द्वारा वो फोर्स नहीं था, ये भी नहीं होगा, कनेक्शन भी कोई नहीं था, ऑप्शन नहीं था, ये क्योंकि वो चाहता था कि फूड भी मिल जाए, पैसा भी हो जाए, शेल्टर भी मिल जाए, तो इसलिए। व्हाट डिड द बेबी एट, अब बेबी जो थी वो क्या खा ली थी, माइक्रोचिप, बेबी एट माइक्रोचिप वाला पोएम में था ये वाला, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर, नो पापा आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई यूज गूगल टू फाइंड आंसर क्विकली, हाउ डज रुपेश एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर। देखिए जो गूगल ये सब के बारे में था, सोशल मीडिया के बारे में वो वाला चैप्टर, जिसमें उसके रुपेश के पापा बोलते हैं कि ये सब के कारण तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो फिर दूसरे टाइम वो मार्क्स अच्छा लेके आता है, और रुपेश जब उसके पापा डांट रहे थे तो रुपेश बीच में बोलता है कि नहीं पापा आई डोंट वेस्ट माई टाइम, कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आई यूज गूगल टू फाइंड आंसर क्विकली, कि मैं गूगल का यूज करता हूँ आंसर पाने के लिए, मतलब जल्दी से आंसर ढूंढने के लिए यूज करता हूँ। हाउ डज रुपेश एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर, तो हम देखिए चैप्टर में रुपेश का कैसा एटीट्यूड को दिखाया जा रहा है, तो ही बिलीव्स टेक्नोलॉजी इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, उसको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन है, नहीं वो तो बोलता है ये तो बहुत यूजफुल है। ही एम्ब्रेसेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर नॉलेज, ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ही थिंक्स टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड स्पेयरलिंगली, ही एम्ब्रेसेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी को कैसे देखता है, नॉलेज के टूल के रूप में, कि इससे हम बहुत नॉलेज ले सकते हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 39 क्या है, हिज फादर वरीज दैट रिलाइंग ऑन गूगल माइट हिंडर रुपेश एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज ऑफ गूगल फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए रुपेश को पापा को लगता है कि अगर मेरा बेटा गूगल ये सब का यूज ज़्यादा करेगा तो उसका सोचने का शक्ति जो है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब अपने से सोच नहीं पाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा सोशल मीडिया पे, तो इससे क्या पता चलता है, इट प्रोमोट्स लेजीनेस अमंग स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा, इट प्रोवाइड्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं, इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इनका ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को लिमिट कर देगा, आप अपने से सोच नहीं पाएंगे, जैसे आप किसी टॉपिक पे सोच रहे हो तो आपको याद आएगा अरे गूगल में तो ये ऐसा बोला था, उसके बारे आप सोचने लग जाएंगे, आप अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, तो इस चीज़ के बारे यहाँ पे इनका कहना था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर, द पोएट emphasizes द क्रूएल डैमेज caused by deforestation at the hands of men, suggesting that trees are our heritage. What does the poet imply about the relationship between humans and trees in the poem? Humans have always protected trees. Trees are merely resource for human use. Humans have a responsibility to care for trees. यहाँ पे बताया जा रहा है कि द पोएट एम्फेसाइज द क्रूएल डैमेज कास्ट बाय डिफॉरेस्टेशन एट द हैंड्स ऑफ मैन। यहाँ पे पोएम में पोएट बोल रहे थे कि मतलब कितना नुकसान होता है, इंसान पेड़ पौधे का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब जंगलों को काट रहे हैं, सजेस्टिंग दैट ट्रीज आर आवर हेरिटेज, और वो बता रहे हैं कि ट्रीज जो हमारा हेरिटेज है, मतलब ये हमको विरासत में मिला है और ये हमको नेक्स्ट जनरेशन को भी देना है। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड ट्री इन द पोएम, पोएम में क्या पोएट बताते हैं, क्या रिलेशन है इंसान और ट्री के बीच में, तो वो बताते हैं कि इंसान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रीज का वो केयर करे, तो ह्यूमन्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ट्रीज। नेक्स्ट है वर्ड्स एंड फ्रेज लाइक mutilated, lacerated, and their scabs and scars defy repair, convey the pain inflicted on trees. How does the poets use of vivid imagery enhance the theme of the poem? तो ये सब यूज करके पोएट
जो पोएम का थीम है उसको कैसे इन्हांस करते हैं। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडिया अबाउट नेचर, इट इवोक्स एम्पैथी फॉर द सफरिंग ट्रीज, इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन मैसेज। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है स्नेहाज rules for a new religion include the belief that the sun gives us energy and the earth sustains us. What does Sneha purpose as a fundamental belief in her new religion? देखिए स्नेहाज रूल, जो स्नेहा का रूल था फॉर अ न्यू रिलीजन के लिए, इंक्लूड द बिलीफ, वो कौन सा बिलीफ वहाँ पे दिखाती है, दैट की सन गिव्स अस एनर्जी, सूरज जो होता है एनर्जी देता है, और अर्थ हम लोग को सस्टेन करता है, बचाता है। व्हाट डज स्नेहा पर्पस एज अ फंडामेंटल बिलीफ इन हर न्यू रिलीजन, तो उसका क्या पर्पस था स्नेहा का। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, नहीं ये पर्पस नहीं था। द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर, ऑल रिलीजन शुड बी मर्ज्ड इनटू वन, वेल्थ इज द मेजर ऑफ अ पर्सन्स वर्थ। यहाँ पे देखिए उसका मेन पर्पस था कि द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर, इस चीज़ को, ये उसका जो फंडामेंटल पर्पस, फंडामेंटल बिलीफ ये था। Next है प्रेक्षा admired how Sneha's thoughts linked spirituality with the natural world around them. How does Preksha perspective on Sneha's ideas reflect her own beliefs? She believes that Sneha's ideas are too simplistic. She finds inspiration in Sneha's connection to nature. आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है he crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? सोफा के पीछे क्राउल करते हुए चाइल्ड क्या इमेजिन कर रहा था। अ मैजिकल कैसल फील्ड विद ट्रेजर्स, अ हंटर्स कैंप इन द वाइल्डरनेस, अ बसलिंग सिटी विद पीपल, अ क्वाइट लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। देखिए 44 में क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि व्हाट डज द चाइल्ड इमेजिन व्हाइल क्राउलिंग बिहाइंड द सोफा। सोफा के पीछे क्राउल करते हुए चाइल्ड क्या इमेजिन कर रहा था, तो इमेजिन कर रहा था अ हंटर्स कैंप इन द वाइल्डरनेस, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ही इमेजिन्स hills and woods and roaring lions that come to the river bank to drink water. How does the child feel about the stories he reads? देखिए यहाँ पे बोला ही इमेजिन्स हिल्स, मतलब वो हिल्स के बारे इमेजिन कर रहा है, वुड्स के बारे, जंगलों के बारे, रोरिंग लायंस के बारे, ये सब के बारे इमेजिन कर रहा है। तो हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्टोरीज ही रीड्स, तो वो जो स्टोरी पढ़ता है इस तरीके का, उसके बारे में चाइल्ड क्या फील करते हैं, बच्चे क्या फील करते हैं। तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। एडवेंचरस मतलब उन लोग को डर इससे नहीं लग रहा, मतलब ये सब से उनको मज़ा आ रहा है, तो एक्साइटेड और एडवेंचरस होता है। नेक्स्ट है आपका The emperor believes that one man's death is better than a million people potentially dying as a result of his invention. देखिए ये वाला क्वेश्चन है वो वाला फ्लाइंग मशीन वाला, जो मशीन मतलब एक इंसान ऊपर फ्लाई करता है आसमान में, उस वो वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट मॉरल डिलेमा डज द स्टोरी प्रेजेंट रिगार्डिंग इनोवेशन एंड सेफ्टी। तो वहाँ पे उड़ने वाला मशीन का इनोवेशन हो गया था, एक आदमी किया था ऐसा। तो क्या यहाँ पे मोरल डिलेमा की मतलब कि क्या दुविधा है, किस चीज़ के बारे इस चैप्टर में बताया गया। तो बताया गया कि कभी कभी जो है सेफ्टी कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब जो सेफ्टी आ रहा है उसका कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। Who is to say that someday just such a man in just such an apparatus might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China? Why does the emperor decide to execute the flying man? क्योंकि उनको डर लगता है, he fears the potential destruction it could cause, उनको लगता है कि कुछ तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए वो जो उड़ रहा था इंसान को मारना चाह रहा था। What have I done? क्राइड द फ्लायर, जो उड़ने वाला आदमी था वो चिल्लाता है कि मैंने क्या किया है। bewildered, वो मतलब समझ नहीं आता उसको कि वो क्या किया, सो राजा उसको मारना चाह रहा है। हाउ डज द फ्लाइंग मैन फील अबाउट हिज इन्वेंशन एंड व्हेन कन्फ्रंटेड बाय द एम्पेरर। तो देखिए फ्लाइंग मैन को कैसा फील हुआ जब वो राजा को कन्फ्रंट किया, राजा के सामने आया, तो कंफ्यूज हो गया था कि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा कुछ तो वो किया नहीं कि राजा ऐसा बात बोल रहा, तो कंफ्यूज था और bewildered था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोम भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट, जो हमारा पोएम है भारत आवर लैंड, वो क्या किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, वो पोएम क्या सेलिब्रेट करता है। तो क्या सेलिब्रेट करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया का ब्यूटी और जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत तरीके का धर्म के लोग रहते हैं, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, उस चीज़ को मनाता है। ये नहीं कि ये ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, उस चीज़ के बारे में ये पोएम बताता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम।
जो पोएट है वो इंडिया का नेचुरल ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो इंडिया का नेचुरल ब्यूटी कैसा है? डाइवर्स एंड वाइब्रेंट है, हार्श एंड अनफॉरगिविंग, हार्श कठोर तो नहीं है, अब मोनोटोनस और डल उदास वाला इन्वायरमेंट तो इंडिया का नहीं है, केओटिक भी नहीं है, डाइवर्स एंड वाइब्रेंट है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरह का यहाँ पे ब्यूटी है, मतलब कहीं पे जलप्रपात ये सब दिखेगा, कहीं पे शहर वाला, जैसे कि अब दिल्ली में आपको एकदम फुल आधुनिक मॉडर्न चीज़ का फील होगा। आपको जैसे झारखंड या पे साउथ इंडिया जाइएगा तो पहले का जितना भी मंदिर ये सब है, तो ये सब ब्यूटी आपको दिखेगा। तो अलग अलग तरह का ब्यूटी है, मतलब डाइवर्स और वाइब्रेंट है। तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन का सेट था ये, और हम लोग कर लिए। इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप बस रेडी रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।